नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है इस वक्त सऊदी अरब में हैं, जहां पहले बातचीत कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक दिन के बाद यानी 7 तारीख को सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचना है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब सऊदी अरब में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ख़ासी बेचैनी और टेंशन पाई जाती है, बिकॉज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से सऊदी लीडरशिप को एंगेज नहीं कर रही जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहती। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी एंगेज नहीं किया। जब से बाइडन सदर बने हैं उनकी फ़ोन तक बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नहीं हुई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ बातचीत होती थी, मुलाकात भी हुई और एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो उस जगह पे एग्जिस्ट करता था। हम ये भी देख रहे हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को एक रेड लिस्ट पे डाला। मैं कोविड रेड लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और बरतानिया से पाकिस्तान के लिए LC खोलना जो है बिजनेसेस को किसी हद तक उसमें दुश्वारी भी हो रही है। हम चंद दिन पहले ये भी देखते हैं अप्रैल के आखिर में कि यूरोपियन यूनियन ने एक ऑलमोस्ट मुतफ़क्का करारदाद से पाकिस्तान की GSP प्लस स्टेटस की, जिसमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट फैसिलिटी हासिल है, उसकी मुखालफत की। और फिर हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब भी चाहता है अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया की तरह कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही की टर्म्स पे जो है एंगेज कर ले, और पाकिस्तान की हुकूमत बहुत हद तक इससे गुरेज़ा है। वो चाहती है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो, क्विड प्रो को हो। कि वो तमाम इश्यूज़ हमारे सामने हैं एक ऐसे मौके पे जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं 24 घंटे के बाद। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब, जो कि चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के, हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक है। वेरी मॉम वेलकम टू आफरीदी साहब। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित जो हैं वो एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। एम्बेसडर अब्दुल बासित जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। हिंदुस्तान में बहुत ही भरपूर उन्होंने वक्त गुजारा। उनकी एक बड़ी वाज़े पोजीशन है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से। उन्होंने इस हवाले से रिसेंटली अपनी एक किताब भी लिखी है और मेरे साथ हैं इस वक्त। और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट, भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं थोड़ा सा, चूँकि सऊदी अरब के हवाले से बात है, एम्बेसडर बासित साहब, मैं आपसे बात शुरू करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो दौरा है 7 तारीख को, और उससे पहले मिलिट्री चीफ वहाँ पर पहुँचे हैं, आप इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, और मेरा सलाम पहुँचे अफरीदी साहब को और जनरल एवान साहब को। प्लेजर टू बी ऑन द पैनल विद देम। जहाँ तक देखिए सऊदी अरब का ताल्लुक़ है, हमेशा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ात, दरीना ताल्लुक़ात रहे हैं। और मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात में कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी उलझन हो। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में यमन में जब हमारी पार्लियामेंट ने यमन पे रेजोल्यूशन पास की नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, तो उस वक्त से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे चलते आ रहे हैं। और फिर कश्मीर के जो सूरत हाल रही, उसके बाद कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ मज़ीद हालात भी बिगड़े। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, और मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ तशरीफ़ लाए, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे काम करूँगा। और लेकिन बाद में बहरहाल कुछ हमारी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई जिन्होंने बदमज़गी सी एक डिसटेस्ट क्रिएट किया पाकिस्तान और भारत का। स्टेटमेंट्स आई या वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि वो मलेशिया चले जाएंगे? एम्बेसडर साहब, स्टेटमेंट्स आई है पाकिस्तान ने, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलके एक प्लेटफॉर्म की बात की। मलेशिया बजाते खुद जाना कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड, जो उसके तनाजुर में जो सफारतकारी होनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। हमने बड़े क्विक फैसले किए और फिर उनको पब्लिकली अनाउंस कर दिया। होता यूँ है इन इनिशिएटिव्स में कि पहले जो आपके बड़े करीबी दोस्त होते हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनसे इनफॉर्मली आप गुफ्त शनीद करते हैं और फिर अपनी एक पॉलिसी वाज़े करते हैं, लेकिन वो हमने भारत नहीं किया। अब जो हम सदर बाइडन का आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पे US एडमिनिस्ट्रेशन, सदर बाइडन की जो पॉलिसी मुझे लगता यूँ है कि वो वन टाइम प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश यही है कि तमाम ममालिक जितने भी हैं उन पर प्रेशर बिल्ड रखें
ताकि मैक्सिमम हम एक्सट्रैक्ट कर सकें चीज़ों को। वो ईरान पे भी प्रेशर रख रहे हैं, उसकी भी कुछ वजूहात हैं। ईरान न्यूक्लियर डील पे क्यों जाना चाह रहे हैं उसकी भी हमें वजूहात समझ में आती हैं, क्योंकि चीन और रूस की कोशिश यही है कि ख़ास तौर पे चीन की कि BRI जो इनिशिएटिव है उसमें उसको रोप इन किया जाए। सऊदी अरब पे उन्होंने प्रेशर रखा हुआ है, पाकिस्तान पे हमारे बदकिस्मती के साथ प्रेशर रखा हुआ है। तो ये प्रेशर फ़िलहाल चलेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें बाइडन के प्रिज्म के थ्रू अपने पाकिस्तान सऊदी रिलेशन को नहीं देखना चाहिए। हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ ऑन देयर ओन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि मैं पिछले यहाँ जरा रुकिए ना, यहाँ जरा रुकिए, एक बात जरा रुकिए, मैं इसमें जॉन साहब को भी डिस्कशन में लाना चाहता हूँ। मैं जरा एक बात कह दूँ तो फिर मैं खत्म कर दूँ। एक बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं सऊदी अरब। ये ब्रेक थ्रू, ये आइस ऑफ ब्रेक बड़ा ज़रूरी था, ब्रेकिंग ऑफ आइस मेरे हिसाब से। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे जनरल बाजवा साहब पहले पहुँचे हैं, वो एक किस्म के हमवार करेंगे सिचुएशन को। उससे बहुत से पहलू हैं कि इस वक्त हम चाहते क्या हैं सऊदी अरब से, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब ज़रा जल साहब, मैं इससे पहले कि शहर राफिदी साहब की तरफ चले हम कश्मीर के डायमेंशन से, बासित साहब तो बात करते हैं कि कैसे यमन के क्राइसिस में उस वक्त की हुकूमत ने पार्लियामेंट में ले जाकर उसको मिसहैंडल किया और फिर एक सर्द महरी सी पैदा हो गई। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि गुज़िश्ता 5-6 बरस में सऊदी अरब का डिफेंस टू डिफेंस एक स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप जो है वो हिंदुस्तान के साथ डेवलप कर गया है। अब सऊदी अरब चूँकि अमेरिका के कैंप में है, UAE की तरह वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ज़्यादा इंगेज रहें। सऊदी अरब अब चीन के भी उतने करीब नहीं है। अमेरिका, बरतानिया और तमाम यूरोप के ममालिक चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के करीब हो जाएँ, उनके करीब हो जाएँ और चीन से दूर हो जाएँ। ये भी तो मुश्किलात और पेचीदगियाँ हैं ना अब इस सारे रिलेशनशिप में। थैंक यू वेरी मच। मुझे देखिए, ये पेचीदगियाँ भी अपनी जगह हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरेबिया और चाइना के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के मुआहदे हैं वो अगले 20 सालों में नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की ऑलरेडी मनसूबाबंदी हो चुकी है, और चीन और सऊदी अरेबिया इस एग्रीमेंट में जा चुके हैं। बल्कि किसी हद तक सऊदी अरेबिया के ऊपर ये दबाव भी आ रहा है कि आप कहीं न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और उन्होंने फिर बरमला ये भी कह दिया कि अगर ईरान ने डेवलप किया तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ेंगे या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह के हालात भी चल रहे हैं। तो चीन को यकसर नज़रअंदाज करना सऊदी अरेबिया के लिए भी मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। लेकिन जो सऊदी अरेबिया, जो चाइना और ईरान के आपस हमारे लिए मुमकिन है, बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो 450 बिलियन, देखिए हमारे लिए भी, देखिए हमें एक कंफ्यूजन दूर करनी होगी। हम पे भी तो दबाव है ना कि चीन से पीछे हटें को। जी बिल्कुल दबाव है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हमें भी एक फैसला करना होगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का तो हम इंतखाब कर चुके हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चाइना के साथ कोइंसाइड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ पॉलिसी प्लानर्स के दिल अब भी अमेरिका के साथ धड़कते हैं। तो ये जो दो रंगी है ये हमें एक उलझाव में डाल सकती है और हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब करने में मुश्किलात पैदा कर सकती है। क्योंकि हमें ये बड़ा वाज़े होना चाहिए कि अमेरिका के दरवाजे पे हम बार बार गए, हमें बार बार इस्तेमाल किया गया और हमारी रिलेशनशिप म्यूचुअल बिट्रेयल की समझी जाती है दोनों तरफ से। अमेरिका हमें ट्रस्टवर्दी नहीं समझता और हम अमेरिका को ट्रस्टवर्दी नहीं समझते, और इसमें पूरी 62 साल की एक तारीख है जिसमें दोनों के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। तो अब हमें फिर एक दफ़ा उस दरवाजे पे जाने की बजाय पहले तो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को कायम रखना चाहिए, उसका तयन कर लेना चाहिए। क्योंकि चाइना के साथ जो हमारे इस वक्त स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवादर और फिर आगे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान की तरफ प्रोग्रेस करने के, रशिया को गवादर में इनवाइट करने के, ये यकीनन अमेरिका को नापसंद होंगे। लेकिन हम दोनों कश्तियों में सवार नहीं रह सकते। एक तरफ हमें अमेरिका के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहिए जो हमारी मजबूरी है, और शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक भी जो है उनकी भी यही मजबूरी है। तो हम यकसर नज़रअंदाज अमेरिकन जो रियलिटी है उसको नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये भी तासुर नहीं देना कि हम ट्रस्टवर्दी एलाइज ना अमेरिका के थे न चाइना के। कैबिनेट में कि आपकी हुकूमत के
सर, आपकी हुकूमत पे ये दबाव है कि चीन के साथ ताल्लुकात और इन्हिसार पे कमी की जाए और दोबारा अमेरिका और हिंदुस्तान की तरफ जाया जाए, कोई इस तरह का भी प्रेशर महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल आज आपने सेलेक्ट किया है और बासित साहब और जन साहब के साथ मेरा रूहानी और ज़ाती ताल्लुक़ है। टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त इन अ सेंस कि आज इस वक्त की ज़रूरत यह है कि ग्लोबल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किया जाए। सबसे पहले आपके व्यूअर्स के लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि नेशंस हैव इंटरेस्ट और स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। एक इवेंट में कहा गया कि जी जो बाइडन के आने से कश्मीर का इशू का क्या होगा, तो माय रिस्पॉन्स वाज, बासित साहब सुन रहे हैं, वो मेरे मेंटोर भी हैं, कि स्टेट पॉलिसी होती है और इस स्टेट पॉलिसी को हेड ऑफ द स्टेट फॉलो करते हैं। अनलाइक द थर्ड वर्ल्ड में डायनामिक्स डिफरेंट हैं। सऊदी और पाकिस्तान एक ऐसा ताल्लुक़ हार्ट टू हार्ट के अलावा स्पिरिचुअल है, डीप रूटेड है। हरीमैन शरीफैन के लिए पाकिस्तान का बच्चा अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम हर किस्म की कुर्बानी दे दें। अब जब हमने जो डोनाल्ड ट्रंप के एरा में देखा और अब जो बाइडन में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन मैं 100% जनरल साहब से एग्री करता हूँ कि माजी में जो हुआ, जिस तरह सातवां बेड़ा इंतज़ार आज भी है, आज तक नहीं आया। सो आई बिलीव कि जब आपके रियासत के फैसले मुल्क से बाहर हों तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, एक अनदर चीज़ है। अब जो रीसेंट शिफ्ट देखा गया है इस रीजन में, उसमें 3 चीज़ें खुल के सामने आई। वो क्या? कि चीन, रशिया, ईरान और फिर स्पेसिफिकली वीज़ावी इंडिया, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। सऊदी के इंटरेस्ट ज़रूर हैं, इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में, सब कुछ, लेकिन सऊदी के अपने इंटरेस्ट भी एट स्टेक है। तो आई बिलीव हमारा काम है क्लियर मैसेजिंग करना। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ईरान और सऊदी की, जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद उसका जिक्र किया, उससे पहले जो यूएई, कतर सऊदी, कतर यूएई, फिर ईरान और सऊदी, ये जो रोल मेरे ख्याल में डायनामिक्स ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और हमारी फॉरेन पॉलिसी शाह महमूद कुरैशी को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो इस क्रिटिकल फेस पे कोविड के एरा में और तमाम चीज़ों के बावजूद जो अनाउंसमेंट थी, जो थोड़ी सी तंगी और सफोकेशन थी, इस माहौल में बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। और फिर ईरान के साथ चीन का इंगेज करना, और फिर सबसे बढ़कर ये कि अब सऊदी रशिया से भी क्या कहते हैं डिफेंस डील करने जा रहे हैं। और फिर जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि चीन और सऊदी के आगे जो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में जो एक कंसर्न है ग्लोबली, उन तमाम चीज़ों को सामने रख के एक चीज़ खुल के आ गई है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब हर मुल्क की अहमियत है, और जो इफेक्टिव कार्ड्स खेलेगा, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ और फियरलेस अप्रोच अपनाएगा, उसको अल्लाह इज्जत देगा। ब्रेक में ले लूँ नाज़रीन, खासी पेचीदा किस्म की खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, और इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मामला तो खित्ते के मामला अब आपस में जुड़े हुए होते हैं। खुशकिस्मती से चूँकि एम्बेसडर बासित मेरे साथ हैं। एम्बेसडर बासित साहब, आपने हाल ही में आपकी किताब का बहुत तस्करा हुआ हॉस्टिलिटी के हवाले से, जिसमें आपने अपने एक्सपीरियंसेस सारे डिस्क्राइब किए दिल्ली में और मोदी सरकार के साथ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का नज़रिया आप समझते हैं, उनकी सोच का तरीका भी आप समझते हैं, और आपने एक पोजीशन भी इख्तियार की है। मैं देख रहा था डॉक्टर मलिह लोधी के साथ एक वेबिनार में, जो एंगेजमेंट का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर मगरबी ममालिक से यूएई के थ्रू, ये जो अभी इसके बाद आपने देखा गुज़िश्ता 24 घंटों में, 24-36 घंटों में हिंदुस्तान से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस्तेमाल करके जो उस सीज़ फायर को, जिसको बहुत सेलिब्रेट किया गया था, उसको तोड़ा गया, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। ये आपको तो चूँकि आप उनकी थिंकिंग से वाकिफ़ हैं, ये किस किस्म का सिग्नल है दिल्ली की तरफ से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त भारत एक डेस्परेशन चाहता है साथ। अभी चूंकि चीजें बैक चैनल पे चल रही हैं, इसलिए उनकी उस तरह अहमियत नहीं होती जब तक कि सामने चीजें फॉर्मली ना आ जाएं। तो इस वक्त भारत की यही कोशिश है कि फॉर्मल डायलॉग प्रोसेस शुरू हो, ताकि दुनिया को ये बावर करवाया जा सके कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब चूंकि मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हो गया, तो इसलिए हम कश्मीर को भी कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रहे डॉक्टर साहब कि इस बीजेपी गवर्नमेंट पे बड़े इंटरनल प्रेशर्स भी हैं। कोविड-19 तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने हाल में देखा कि वेस्ट बंगाल में, केरला में और तमिलनाडु में बीजेपी हुकूमत को शिकस्त हुई। और एक बात याद रखिए कि अगर फॉर्मल डायलॉग प्रोसेस शुरू भी हो जाता है बिलफर्ज महाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो ये ज्यादा अरसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगले साल के शुरू में एक बड़े इंपॉर्टेंट इंतखाबात होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टेट है और वो काउ बेल्ट में आती है, यूपी। इस वजह से मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इस वक्त LOC या जो कमिटमेंट हमने की है 2003 के एग्रीमेंट की, उसको रिन्यू किया, उस अंडरस्टैंडिंग को, ये ज्यादा से चलेगी नहीं। ये तो मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि ज्यादा से नहीं चलेगी, क्योंकि जो क्रॉस LOC को हॉट रखना ये भारत के नैरेटिव का हिस्सा है। क्योंकि भारत कश्मीर को एक दहशतगर्दी के, उनकी स्ट्रगल को दहशतगर्दी के तौर पे पेश करता है। भारत पाकिस्तान को टेररिज्म पे प्रेशर में रखना चाहता है, कश्मीर पे उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहता। तो लाइन ऑफ कंट्रोल को हॉट रखना, वर्किंग बाउंड्री को हॉट रखना, ये उनके एक पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसलिए हमें किसी खुशफहमी में शिकार नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिशात इस हुकूमत को यही थी कि हम ठीक है बैक चैनल पे आप इंगेजमेंट रखिए, लेकिन आपके पास टाइम बाउंड रोड मैप होना चाहिए जम्मू और कश्मीर में। जब तक आपके पास वो नहीं है, उस वक्त तक फॉर्मल डायलॉग शुरू करना मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती होगी और किसी तौर भी हमारे मफादात के साथ वो टेस्टिलेट। जरा रुके मेरे साथ, ठीक, मेरे साथ रुकिए, जल साहब को आने दीजिए। जल साहब, चले मान लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में नाकामी के बाद मोदी सरकार पे प्रेशर पड़ा, मान लेते हैं कि पेंडेमिक के अंदर जो तबाही मची हुई है, 3,500-4 हज़ार आदमी की रोज़ाना हलाकत हो रही है भारत में, उस प्रेशर से तवज्जो हटाने के लिए दोबारा वो चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़छाड़ हो। लेकिन अगर इसको मान भी ले, अगर बिलफर्ज ये सिर्फ अदरवाइज नहीं था, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, तो भी बात जनरल साहब साबित होती है कि हिंदुस्तान की सियासत में एक ज़रूरत है, एक मुहर्रिक है, वहाँ मोटिवेशन है कि अंदर की तवज्जो हटा सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, उनको एक खिलौना दे सकते हैं पाकिस्तान से हॉस्टिलिटी पैदा करके, टेंशन पैदा करके। अगर ये हकीकत है हिंदुस्तान की सियासत की अंदरूनी, तो जिस किस्म की एंगेजमेंट के ख्वाब पाकिस्तान में कुछ लोग देख रहे हैं जान साहब, ये कितने हकीकत पसंदाना है? थैंक यू। मैं समझता हूँ ये हकीकत पसंदाना ख्वाब बिल्कुल नहीं है। ये डायलॉग का शोशा छोड़ना या बैक ट्रैक के ऊपर कुछ कार्रवाई कर दिखाना हिंदुस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की हरगिज़ नहीं है। हिंदुस्तान पर बहुत सारे दबाव हैं। पहली बात ह्यूमन राइट्स वायलेशन का दबाव है जो पूरी दुनिया देख रही है। फिर कश्मीर के अंदर उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा और कश्मीर की स्ट्रगल को वो दबाने में नाकाम है। फिर जो बाइडन के साथ अगर उन्होंने आगे मिलकर चलना है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के रिकॉर्ड को बेहतर करना ज़रूरी है। फिर कश्मीरियों को ये तासर देना कि आप जिनके झंडों में लाशें दफना रहे हो उनके साथ तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, हम तो डायलॉग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। दुनिया को ये बावर कराना कि बायलैटरलिज्म अभी जिंदा है और बातचीत चल पड़ी है, ये इसमें हिंदुस्तान बहुत कुछ गेन कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है, अगर हम उससे हट जाते हैं, हिंदुस्तान उससे हट चुका है, वो कश्मीर को हल तलब मामला ही तस्लीम नहीं करता, तो हम कौन सी प्रिंसिपल पोजीशन से उसके साथ डायलॉग में जा रहे हैं। और जो ये खुफिया डायलॉग होते हैं, अगर ये लंबा अरसा चलें तो ये अपनी अफादियत खो देते हैं। इनको सरफेस होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में सामने लाना चाहिए। अच्छा। इसको फॉर्मल डायलॉग की शक्ल देनी चाहिए अगर दोनों ममालिक सीरियस हैं तो। लेकिन इसके इम्कानात बिल्कुल इसलिए कम हैं कि सियाचिन से हिंदुस्तान निकलना नहीं चाहता, कश्मीर के ऊपर कोई समझौता करना नहीं चाहता, और हमें वो सिर्फ अंगेज करके दुनिया को एक तासर देना चाहता है कि हम तो अपने तमाम नेबर्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए अपने मसाइल का हल खुद तलाश कर सकते हैं। लिहाजा कोई सालिसी का ख्याल किसी के जहन में ना आए, ना आने की जरूरत है। जरा चेयरमैन कश्मीर कमेटी की तरफ जाने दीजिए, मुझे जरा चेयरमैन कश्मीर कमेटी को उसमें लाने दीजिए। बहरहाल ये आपके मैंडेट है, आपकी असाइनमेंट है कि कश्मीर की सूरत हाल को समझना। जो जनरल साहब कह रहे हैं, जो बासत कह रहे हैं, क्या आपकी हुकूमत के अंदर टोटल क्लैरिटी है कि इस स्टेज पे हिंदुस्तान के साथ ऑप्टिक्स बिल्डअप करना जो है, जिसका प्रेशर बहुत है अमेरिका की तरफ से, यूएई की तरफ से, शायद सऊदी अरब की तरफ से,
ये आपकी ओवरऑल जो पोजीशन है खित्ते में उसके लिए बहुत ख़तरनाक, कि ये क्लैरिटी है, यानी फॉरेन मिनिस्टर के पीछे क्या ये हुकूमत खड़ी है? जब फॉरेन मिनिस्टर ने दुबई में और फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तांबुल में कहा है कि हम कोई इस वक्त एक्टिव डायलॉग वगैरह नहीं कर रहे। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर, आज के डायनामिक्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो बैकडोर डिप्लोमेसी की स्टेक होल्डर जिनके इंटरेस्ट हों, रीजन में मुल्कों के साथ दोस्तियाँ हों, वो अपने कार्ड्स और अपने अप्रोचेस को सामने रख के उनके थ्रू पेनिट्रेट करते हैं। अगर आपको यूएई ने अप्रोच किया, अगर आपको सऊदी ने अप्रोच किया, XYZ ने अप्रोच किया, वो ये सिलसिला चलता रहे और इवन ड्यूरिंग वॉर पीरियड्स भी ये तमाम बैकडोर चैनल्स ओपन रहते हैं। असल चीज़ है क्या कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। आप ही के प्रोग्राम में मैं आया था और आप ही के प्रोग्राम में ये चीज़ चली थी कि पाकिस्तान ने ट्रेड टाइज रिज्यूम कर दिए और हमाद अजहर साहब, मैंने आपसे क्या कहा था कि 24 घंटे का वेट करें, कैबिनेट के मीटिंग का वेट करें। अभी असल चीज़ है क्या, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लियर पॉलिसी है, ही इज अ वेरी क्लियर हेडेड सोल, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द नेशन। 28 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर के, अक्रॉस द ऑल स्पेक्ट्रम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या है कि 5 अगस्त 2019 से पहली वाली पोजीशन पे इंडिया जाए। हम बात करेंगे, वो तो शायद वो जाने को तैयार ही नहीं किसी सूरत भी। नहीं, वो जाए ना जाए, दैट इज देयर हेडेक। व्हाट वी बिलीव इन एंड वेयर वी स्टैंड वो काउंट करता है। नहीं, जब आप ये कहते हैं तो फिर अमेरिका का, बरतानिया का, यूएई का, सऊदी अरब का दबाव, देखिए ना, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने ली है? एक नंबर 1, अगर ये प्रेशर तो है ना? नहीं, प्रेशर है, लिया क्या नहीं है जो रेजोल्यूशन आया है यूरोपियन यूनियन का? देखिए जी, ये क्या है जो रेड लिस्ट ये पे मैसेजिंग है ना, तो उसका मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया कि नामूस रिसालत के हवाले से वो भी मैसेज क्लियर दे दिया, इस हवाले से भी मैसेज क्लियर दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके फेवर में है? बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर कौन रहते हैं? मेरे कश्मीरी हैं, मेरे लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, फायदा तो हमारा है। असल चीज है क्या? असल चीज, एक चीज को प्लीज जरा अंडरस्टैंड करें, इस वक्त हिंदुस्तान जो भी कार्ड्स खेल रहा है, चाहे वो एक तीर से 10 शिकार कर रहा है, उसको करने दें। ये गवर्नमेंट इमरान खान की कमिटेड है एक चीज के साथ कि शिमला एग्रीमेंट को इन्होंने बाईपास कर दिया हिंदुस्तान ने। ये कभी भी बायलैटरल नहीं था, मल्टीलैटरल था। थर्ड एंड मोस्ट इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और फिर 35A और 370 एब्रोगेट करने के बाद आज इंडिया जहां पे स्टैंड कर रहा है, उसके हवाले से आज यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे एडवाइजर फॉर हेल्थ, ये सब थे। एम्बेसडर्स को हमने बुलाया, UN, WHO, सब स्टेक होल्डर को बुलाया। मकसद क्या था कि हिंदुस्तान में इस वक्त 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, 3,500-4 हजार बंदा मर रहा है। सिर्फ एक IIJK में 1,91,000 केसेस हैं एक्टिव, डेथ्स 2,458 है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि 4,650 केसेस 4 मई को रिपोर्ट हुए हैं। अब अगेंस्ट ये जो फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज IIJK में, एक वेंटिलेटर 71,000 लोगों के लिए, एक डॉक्टर 3,900 लोगों के लिए, एक आर्मी का सोल्जर 9 बंदों के लिए, और श्रीनगर में 13,000 लीटर ऑक्सीजन पर पर्सन की जरूरत है। अब मैं सिर्फ एक इसको कंक्लूड करूं, हमने हिंदुस्तान को हम एक्सपोज भी कर रहे हैं, सिमिलरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दुनिया को बावर करा रहे हैं कि लुक, हिंदुस्तान जहां भी स्टैंड कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी ग्लोबली हिंदुस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर एट एनी लेवल एट ऑल। ठीक, जरा बासित साहब को, बासित साहब आप तो लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट रहे हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि मगरबी दुनिया का जब प्रेशर लाना होता है किसी रियासत पे पाकिस्तान की तरह, तो फिर मीडिया फ्रीडम भी इशू होता है, फिर वुमेन राइट भी इशू होते हैं, फिर ह्यूमन राइट भी इशू होते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ भी इशू होते हैं, फिर ब्लास्फेमी भी इशू होता है। अगर नहीं उठाना इशू तो कश्मीर में जो मैस ग्रेव्स होती हैं वो भी नज़र नहीं आती हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त अमेरिका की, बरतानिया की, यूएई की, यूसुफ उतैबा की जो स्टेटमेंट है, जो यूएई के एम्बेसडर हैं जिन्हें वाशिंगटन में डिप्लोमेटिक दुनिया का एक पिलर बताया जाता है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अभी सऊदी अरब के अंदर किस किस्म का प्रेशर पड़ेगा हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया कि सऊदी अरब ने कैसा हम पे प्रेशर डालेगा सऊदी अरब टू एंगेज विद इंडिया? नहीं, देखिए ना, मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि ये सारा आखिर यूएई और सऊदी अरब ज़ाहिर है हैंड इन हैंड है, तो यूएई अब सऊदी अरब में हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से दबाव भी तो डाला जाएगा ना वजीर आजम पे और आर्मी चीफ पे। नहीं, देखिए प्रेशर तो जिस तरह आफरीदी साहब ने भी कहा कि है, प्रेशर तो दुनिया डाल रही है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने बड़ा आज कल बड़ा खुल के बयान दे दिया है जहाँ तक ब्लास्फेमी लॉ का ताल्लुक है
लेकिन हमें देखिए चीज़ों को या इंटरनेशनल रिलेशंस को ज़ीरो सम गेम के तौर पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि नज़र नहीं आती, हमें बहुत सी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स मामला चल रहे होते हैं। जहाँ तक सऊदी अरब के प्रेशर का ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि यकीनन सऊदी अरब की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि हमारे ताल्लुकात कुछ थोड़े बहुत डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब हम पे उस तरह से प्रेशर डाल रहा है कि हम बिल्कुल ही सारे अपने असूली मौक़िफ़ को पीछे डालकर हम भारत के साथ इंगेज करें। मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब इस किस्म का प्रेशर हम पे बिल्ड करेगा। सऊदी अरब के अपने इशूज़ हैं बेशुमार, वो चाहता है पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, हमारा वहाँ पर डायस्पोरा है और सारी ये जो चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा सऊदी अरब की तरफ से कि भारत के साथ इंगेज करें, ऐसी कोई बात नहीं। हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रेशर है भी, तो ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात उनकी अपनी बड़ी अहमियत है। और मैं यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ पे दोबारा माइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अशरफ सेराई साहब का आज इंतकाल हो गया है, जो तहरीक आपको ब्रेक के बाद मिलेगा। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, ओके। अशरफ सेराई साहब जी 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 नहीं अभी एक ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक के बाद डेफिनेटली आपको माइक मिलेगा। मैं जॉन साहब को भी इसमें लेके आना चाहता हूँ, कुछ में जहन में बहुत से सवालात हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ जनरल एजाज अवान साहब की तरफ। जनरल एजाज अवान साहब, अगर हम मगरबी और कुछ और ममालिक के सफारतकारों की बातों को सुने डिनर्स के ऊपर या इफ्तार के ऊपर, तो एक ऐसा तासुर उभरता है कि हिंदुस्तान के साथ एंगेजमेंट और चीन से पीछे हटने के इशू पे इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान डिफरेंसेस पैदा किए जा सकते हैं। चाहे इमरान खान की हुकूमत को दिखाया जा रहा है कि ये हुकूमत जो है ये रैशनल नहीं है, ये मंतकी नहीं है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि हिंदुस्तान को एंगेज कर ले रहा है। इस पर क्या है रद्द अमल आपका? देखिए, पहली बात मैं ये समझता हूँ कि दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है नहीं, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप और इमरान खान के दरमियान। और अगर है भी तो जो भी चीन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो भी हिंदुस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिनके दिल अमेरिका के साथ धड़क रहे हैं, वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी गलत तारीख रकम करेगी। इन दो में से जो कुव्वत भी उस तरफ ले जाना चाहती है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सऊदी अरेबिया का जो मौजूदा विजिट है, इसको मैं किसी और नजर से भी देख रहा हूं। ये सिर्फ हम हिंदुस्तान के रिलेशन को ना देखें। सिर्फ एक मिनट, ये जो मौजूदा अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें जो निकलना शुरू हो गई हैं, अगर अमेरिका में तालिबान जो मोस्ट लाइकली है गालिब आ गए और करदई और इनको भी जाना पड़ा अशरफ गनी को, तो हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका जिन बेसिस की तलाश में है ताकि प्यूनिटिव स्ट्राइक्स बाहर से की जा सकें अफगानिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में वो सहूलतें देने के लिए हिंदुस्तान में हौसला नहीं है। और ये जो हमारा हाई पावर डेलीगेशन वहाँ गया हुआ है, शायद अमेरिका और अफगानिस्तान मिलकर, सऊदी अरेबिया मिलकर पाकिस्तान की लीडरशिप को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हों। ये मेरा जाती एक कयास है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप उसी तरह का ताउन करें। ये खाली आपका जाती ख्याल नहीं है, मुशर्रफ ने किया सर। ये जान साहब माजरत कीजिएगा, ये आपका जाती ख्याल नहीं है। मैं बाज़ लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट से बात कर रहा था आज ही, सफारतकारों से। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से चूंकि अमेरिका की फौजें निकल रही हैं, तो 3-4 ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। एक ये है कि हिंदुस्तान बेसिस भी दे, मिलिट्री मसल भी दे, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देने को तैयार है, एक्टिव मिलिट्री तौर पे सामने आने को तैयार नहीं है। फिर यह कि अगर हिंदुस्तान हो भी तो पाकिस्तान का एयर कॉरिडोर चाहिए, क्योंकि ईरान ज़हर अवेलेबल नहीं है। फिर एक ऑप्शन है कि हाँ, वो डरता है, वो नहीं पढ़ना। सर खाली डरने की बात नहीं है ना सर, वो समझदार भी हैं। आप ये क्यों नहीं मतलब मानते कि हिंदुस्तानी हमारी तरह एब्रप्ट फैसले नहीं करते हैं? हमने तारीख में एब्रप्ट फैसले किए, लेकिन वो सोच समझ के फैसले करते हैं। इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं। देखिए ना, हिंदुस्तानी अगले 50 साल का सोच के फैसला करते हैं। वो अमेरिका की खातर चीन से लड़ने नहीं लगे। हम अमेरिका की खातर जंगें भी लड़ते रहे हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो अभी एक कहानी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि भाई आप अफगानिस्तान में इस्तेमाल के लिए बेसिस दे दें, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दें, एयर कॉरिडोर दें। अगर इस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, बात बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ये भी मेरे जहन, अच्छा सॉरी सर,
इसके लिए मैं मौजूदा जल्द से बात मुकम्मल करें, फिर मैं बासित साहब की तरफ कि ये उसी तरह पार्लियामेंट के पास चली जाए जिस तरह नवाज शरीफ हुकूमत यमन के वक्त गई थी, और फैसला वो करें जो पार्लियामेंट करती है, पूरी नेशन इसको ऑन करे। ये यकतरफा फैसला ना आर्म्ड फोर्सेस का होना चाहिए, न पीटीआई का होना चाहिए, ये नेशनल डिसीजन होना चाहिए और पार्लियामेंट के फ्लोर पे होना चाहिए। आज इससे ज्यादा मेरे ख्याल में अभी हमारे पास वक्त नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन है बासित साहब, लेकिन अगर पार्लियामेंट में लेके जाएंगे तो सऊदी अरब से ताल्लुकात दोबारा खराब हो जाएंगे। मैं तो जी कतन हक में नहीं हूँ इन चीज़ों को मैं कतन इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ कि इनको पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में बहरहाल हुकूमत, हमारा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हुकूमत मजाज है इस किस्म के फैसले करने की, लेकिन फैसला बहरहाल कौमी मफादात को सामने रखते हुए करना चाहिए। जहाँ तक देखिए बेसिस की बात है ना, ये बात आपके जहन में रहे कि चाइना भी बहुत वरिड है, रशिया भी बहुत वरिड है यूएस विड्रॉल से। ये नहीं है कि वो बहुत खुश हैं इस वक्त, सबको ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप चीन को देख लिए तो ETIN का वहाँ मसला है, और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि चीन वेलकम करेगा पाकिस्तान की सरजमीन पे अमरीकी बेसिस को? मेरा अपना ख्याल है कि अगर लिमिटेड रोल के साथ शायद चीन, उसको प्रॉब्लम तो होगा हमारे, क्योंकि चीन बहरहाल उसको ये खदशात हैं, जिस तरह पहले ये सारी गुफ्तगू चल रही है कि एक हमारे यहाँ तबका है जो चाहता है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान रखने पैदा करे, लेकिन चीन की जो इस वक्त सारी फोकस है अफगानिस्तान पे वो यही है कि किसी तरीके से कुछ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वहाँ बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन है। इसीलिए चीन और रशिया ने तालिबान के साथ भी इंगेजमेंट रखी हुई है, क्योंकि बहरहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि मारूज़ी जो हालात हैं कि इवेंचुअली ये मामला जंग के ज़रिए ही हल होगा। अब जहाँ तक अड्डों की बात है, देखिए तुर्कमेनिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है, जो अफगानिस्तान का आप नेपाल ले लीजिए, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ईरान है। ईरान आउट ऑफ क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान से रशिया नहीं देने दे रहा, सुना है कि सर रूस परमिशन नहीं दे रहा, रशिया कोऑपरेट नहीं कर रहा सर, मैंने सुना है। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं दोनों, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान, उनके लिए भी अलग मामलात हैं, तो ले दे के पाकिस्तान रह जाता है। भारत कभी भी ये काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ओब्लाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात तालिबान के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन द लॉन्ग रन। हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिसको तालिबान भी इस तरह इंटरप्रेट करें कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो रही है। मैं अफगानिस्तान तालिबान की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ पूरी दुनिया अब इंगेज कर रही है, तो ये बड़े मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मसला ये है लेकिन सर मसला ये है कि आपकी रियासत को एक तरफ से IMF ने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस ने पकड़ा हुआ है, तीसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से आपको थ्रेट दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स आपकी बंद कर देंगे, चौथी तरफ आपको FATF में पकड़ा है, तो वो कहते हैं हमें बेसिस दे दें, हम आपको रिलीज दे देंगे, IMF से बेहतर कंडीशन दे देंगे, FATF से बाहर निकाल देंगे, यूरोपियन यूनियन से GST प्लस का मामला खत्म कर देंगे। ये है ना डील? नहीं, अगर मैं नहीं समझता अगर इन चीजों पे प्राइस टैग लगना शुरू हो गया, नहीं इस तरह नहीं होती चीजें। इसमें देखिए बड़ा सॉरी इस तरह नहीं होता। अगर इन चीजों पर प्राइस टैग लगना शुरू कैबिनेट मेंबर भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज हैं जिनके ऊपर प्राइस टैग लगना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत को हर चीज को प्राइस टैग की सूरत में नहीं देखा जाता, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। लिहाजा हमें वो भी तारीख सामने रखनी चाहिए कि जब हमने ये ताउन किया था तो पाकिस्तान ने क्या कीमत दी थी। आज अगर फिर हम उन्हीं कुव्वतों को पाकिस्तान में लाके बिठा देते हैं तो फिर हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस पे बेशक आप एक अलग प्रोग्राम रख लें। देखो सही, ये बात आपकी बड़ी मंतकी है, लेकिन जरा कैबिनेट का पर्सपेक्टिव इसमें आने दीजिए, कैबिनेट का पर्सपेक्टिव इसमें आने दीजिए। ये सही है कि प्राइस टैग नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत को पहले दिन से 2.5 बरस से इन्हीं चीज़ों में फंसाया गया है। FATF में आप फंसे हुए हैं, IMF के पास आप फंसे हुए हैं, इकॉनमी आपकी पकड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात नहीं कर रहा, अमेरिका का सदर, कोई भी अंदर बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से वाइस प्रेसिडेंट भी बात कर रही है उनकी। तो ये पकड़ा हुआ उन्होंने, और पकड़ के वो कह रहे हैं कि भाई हमारी इधर 2-4 बातें मान लें, ये हमारे लिए रिलीफ है, IMF से बेहतर कंडीशन आपको दे देंगे, आपकी इकॉनमी खत्म है, ट्रेड दिला देंगे आपको, GSP प्लस से निकालेंगे, FATF से निकालेंगे, ये वो डील आपको ऑफर कर रहे हैं। आपकी आजी को सलाम है। देखें, तारीख
जब आप किसी शख्स के या किसी प्रोडक्ट के या किसी मुल्क के हवाले से तो माजी में जाते हैं। अभी आपने सीटो सेंटो कोल्ड वॉर में पाकिस्तान का रोल बताया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पहली प्रायोरिटी विच स्टार्ट एंड एंड्स एट वन पॉइंट, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कोलेट्रल डैमेज ड्रोन के थ्रू जो फाटा में हुआ, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि डॉलर के बलबूते पे हम क्या कर रहे हैं, माजी के हवाले से जो स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पे माजी में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान को जिस तरह वहाँ पे ड्रैग किया गया, प्राइम मिनिस्टर की हर फोरम पे स्पीचेस अवेलेबल हैं, उनकी कमिटमेंट है। इसको मैं इस तरह देखता हूँ और आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम के आगे रखूँगा। कुछ भी हो जाए, मेरे मुल्क के फैसले बाहर नहीं होंगे, मेरे मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर होंगे और पाकिस्तान के मफादात नेशनल इंटरेस्ट को देख के किए जाएंगे। हमें अगर कोई सफोकेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस पेंडेमिक में अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐसी कौम की शक्ल में दुनिया के सामने निकाला जिससे लोगों ने सीखा। अभी मैं आपको बताऊं, प्रेशर में कहते हैं द मोर यू सप्रेस देम द मोर देयर रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। मेरा प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स इन दैट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल स्टे कमिटेड और अफगानिस्तान से जो हमने सीखा 1979 से अब तक, कोई भी ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान और उस रीजन के खिलाफ हो, अगेंस्ट एनीवन हो, पाकिस्तान विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी दैट। बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा शहरियार राशिदी साहब खत्म हो गया। बासित साहब का, जान साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से जो पेचीदा सूरत हाल है, जिस किस्म के प्रेशर्स और चैलेंजेस हैं, उसके हवाले से मुफस्सल डिस्कशन और डिबेट आपने देखी। फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।